2014 में मोदी जी ने देश से प्रॉमिस किया था, अच्छे दिन आएंगे। देश के अच्छे दिन आए या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस देश में एक इंसान के इतने अच्छे दिन आएंगे ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिपोर्ट के मुताबिक यह जमीन अडानी को 1 से 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पर मिल गई थी, जबकि मार्केट 1000 से 1500 पर स्क्वायर मीटर का था। यह आदमी एक देश की नसें कंट्रोल करता है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर ग्रिड, डेटा सेंटर। गौतम अडानी सिर्फ इंपोर्ट करके खुश नहीं हुए, उसे कंट्रोल करना था उस दरवाजे को जहाँ से पूरा का पूरा इंपोर्ट देश के अंदर आता है। हम लोग सोचते हैं कि देश की बॉर्डर पॉलिटिशियन और आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि आज इंडिया की इकोनॉमिक बॉर्डर एक प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में है। आदमी सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करता, वो सरकार को टर्म्स डिक्टेट करता है। एक बड़ा ऐसा मानता है कि अडानी गवर्नमेंट के इशारे पर ये सब खरीद रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि डायमंड ट्रेडर्स के पास इतना मैसिव पोर्ट्स, पावर प्लांट और डेटा सेंटर खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए आए कहाँ से। दुनिया के बाकी बिलियनर सॉफ्टवेयर बनाते हैं या गाड़ियां बेचते हैं या ऑयल और टेलीकॉम से पैसे कमाते हैं, लेकिन ये आदमी एक देश की नसें कंट्रोल करता है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर ग्रिड, डेटा सेंटर। आप इस देश में सांस भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस एम्पायर के बनाए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर आता है जनवरी 2023, एक सिंगल रिपोर्ट और देखते ही देखते $150 बिलियन राख हो जाते हैं। ये पैसा कई सारे देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रूटल कॉर्पोरेट वाइप आउट। पूरा ग्लोबल मीडिया चिल्लाने लगता है तो अडानी एम्पायर इज ओवर। लेकिन जो आदमी डेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना जानता हो और जिसके आसपास देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर यानी मोदी गवर्नमेंट की सील्ड होने का एलिगेशन हो, वो आसानी से नहीं गिरता। आज हम उस डार्क एग्रेसिव मोनोपोली को डिकोड करेंगे जिसने एक आम डायमंड ब्रोकर को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक प्लेयर बना दिया। ये कहानी सक्सेस की नहीं है, ये मास्टर क्लास से रुथलेस एक्सपेंशन की। 1978 एक 16 साल का मिडिल क्लास लड़का स्कूल ड्रॉप आउट करता है और अहमदाबाद से ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई के जवेरी बाजार पहुंचता है। गौतम अडानी को पढ़ाई नहीं करनी थी, उसको समझना था कि इंडिया में एक्चुअल कैश फ्लो कैसे काम करता है। डायमंड मार्केट दुनिया के सबसे ब्रूटल और हाई रिस्क मार्केट में से एक है। यहाँ अडानी ने अपना पहला रूल सीखा, ट्रेड द मार्जिन नॉट द प्रोडक्ट, यानी बिजनेस अक्सर प्रोडक्ट से नहीं मार्जिन से जीता जाता है। सिर्फ 20 साल की उम्र तक इस लड़के ने अपना पहला बड़ा पैसा कमा लिया था। कोई आम आदमी होता तो मुंबई में फ्लैट लेता और लाइफ सेट मानता, पर ये अडानी का दिमाग बाकियों से अलग चला। उन्हें समझ आ गया था कि पैसा आपको अमीर बनाता है, पर पावर तब मिलती है जब आप सिस्टम को कंट्रोल करते हो, और सिस्टम कंट्रोल होता है सप्लाई से। 1981 में उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया एक प्लास्टिक की फैक्ट्री चलाने के लिए। फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए था पीवीसी, लेकिन उस वक्त इंडिया में इसका इंपोर्ट करना एक नाइटमेयर था। ज्यादातर बिजनेस में रोते कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन अडानी ने इस ट्रेजेडी में मोनोपोली देखी। उन्हें समझ आ गया कि प्रोडक्ट बनाने में कोई मार्जिन नहीं है, असली गेम है उस पाइप को कंट्रोल करना जिससे सबका रॉ मटेरियल आता है। उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं बल्कि दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1988 में बनी अडानी एक्सपोर्ट, जो आज अडानी एंटरप्राइज है। एक बिजनेस में फैक्ट्री बनाता है पर एक मोनोपोलिस्ट पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। द गेम हैड जस्ट बिगन। गौतम अडानी सिर्फ इंपोर्ट करके खुश नहीं हुए, उसे कंट्रोल करना था उस दरवाजे को जहाँ से पूरा का पूरा इंपोर्ट देश के अंदर आता है। 1991 इंडिया की इकोनॉमी खुल रही थी। हर बड़ा इंडस्ट्री सोच रहा था कि नया क्या बनाया जाए। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बना रहा था, टाटा गाड़ियां बना रहे थे, लेकिन अडानी एक अलग ही चेस बोर्ड पर थे। उनका रूल सिंपल था, तुम चाहे जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसको देश में लाने और बाहर ले जाने का रास्ता मेरा होगा। 1995 गुजरात का मुंद्रा, जिसे बाकी सब ने बंजर जमीन का ढेर समझकर इग्नोर कर दिया था, वहाँ अडानी ने पोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह जमीन अडानी को 1 से 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पर मिल गई थी, जबकि मार्केट 1000 से 1500 पर स्क्वायर मीटर का था। उसकी बात हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। पोर्ट सिर्फ जहाज पार्क करने की जगह नहीं होती, ये देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा चौक पॉइंट होता है, एक लीगल टोल बूथ। आप बाहर से कुछ भी मंगवाए, चाहे मोबाइल फोन हो, क्रूड ऑयल हो या सीमेंट, जब तक अडानी के पोर्ट पर शिप नहीं लगेगा देश का चक्का नहीं घूमेगा। आम लोग सोचते हैं कि देश की बॉर्डर पॉलिटिशियन और आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि आज इंडिया की इकोनॉमिक बॉर्डर एक प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में है। सोचकर देखिए, जब एक देश का 25% ज्यादा कार्गो एक सिंगल आदमी के पोर्ट से गुजरता हो तो आदमी सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करता, वो सरकार को टर्म्स डिक्टेट करता है। और ये गेटकीपर स्ट्रेटेजी अब सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकी। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ चाइना अपने पोर्ट्स बनाकर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, ठीक वही अडानी अग्रेसिव तरीके से पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है।
चाहे वो इजराइल का हैफा हो या श्रीलंका का कोलंबो। ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, ये हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स है। एक बार ऐसा मानता है कि अडानी गवर्नमेंट के इशारे पर ये सब खरीद रहे हैं, पर डार्क रियलिटी ये भी हो सकती है कि आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी खुद इस प्राइवेट मोनोपोली पर फुली डिपेंडेंट हो चुकी है। अडानी अब सिर्फ एक बिलियनर्स नहीं है, वो एक ऐसी मोनोपोली बन चुके हैं जिसके बिना सरकार खुद ऑपरेट ही नहीं कर सकती। अ क्लासिक टू बिग टू फेल एम्पायर। लेकिन कोई एम्पायर सिर्फ पोर्ट से टू बिग टू फेल नहीं बनता। उस लेवल की अनटचेबल पावर तब मिलती है जब आप एक आम आदमी की सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक एक्शन को सीक्रेटली मॉनिटाइज करते हो। तब बिजनेस की डार्क साइकोलॉजी में इस रूथलेस टेकओवर को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ज्यादातर कंपनीज एक प्रोडक्ट बनाती है और उसकी सप्लाई के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है। इस प्रोसेस में उनका प्रॉफिट बाकी वेंडर्स के पास लीक होता है, लेकिन अडानी ने इस लीकेज को परमानेंटली मिटा दिया। उन्होंने सप्लाई चेन के सबसे स्ट्रेटेजिक स्टेजेस को अपने इकोसिस्टम के अंदर ही ले आए। इस चेन रिएक्शन को ध्यान से समझिए कि सिस्टम कितना परफेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के माइन से कोयला निकलता है अडानी कोल के थ्रू, वो कोयला शिप पर लोड होता है अडानी शिपिंग के थ्रू, इंडिया में आकर अनलोड होता है अडानी पोर्ट्स के थ्रू, वहाँ से ट्रेन्स के जरिए ट्रांसफर होता है अडानी लॉजिस्टिक के थ्रू, पावर प्लांट में जलकर बिजली बनती है अडानी पावर के थ्रू, और वो बिजली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए आपके स्विचबोर्ड तक पहुंचती है अडानी ट्रांसमिशन के थ्रू। इसका एक्चुअल मतलब समझे आप, अडानी रॉ मटेरियल से लेकर आपके घर के मीटर तक किसी थर्ड पार्टी को एक पैसा भी पे नहीं करते, वो हर स्टेप पर सिर्फ खुद को ही पे कर रहे हैं। इस फ्लॉलेस मिनिमल लीकेज इकोसिस्टम ने इतना मैसिव और गारंटेड कैश फ्लो जनरेट किया कि उस पैसे से उन्होंने सिटी गैस, एयरपोर्ट और डेटा सेंटर की लाइनें लगा दी। और अब आने वाले कल को कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में अडानी ग्रीन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब चाहो या ना चाहो, आप जिस सीमेंट के घर में रहते हो, जिस गैस पर खाना बनाते हो और जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हो, आप इस इकोसिस्टम से एस्केप नहीं कर सकते। अगर कल कोई नया प्लेयर मार्केट में इनसे पावर में कम्पीट करना चाहेगा तो उसे पोर्ट और कोयला अडानी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, एक डायमंड ट्रेडर्स के पास इतना मैसिव पोर्ट्स, पावर प्लांट और डेटा सेंटर खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए आए कहाँ से? इसका आंसर एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे मिडिल क्लास सबसे ज्यादा डरते हैं, डेब्ट यानी कि कर्ज। आम आदमी के लिए डेब्ट एक बोझ है, घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, पर बिलियनर्स के लिए डेब्ट एक हथियार है। हाई लेवल फाइनेंस में स्टिक को कहते हैं लेवरेज। इनका बिजनेस मॉडल एक अग्रेसिव लूप पर चलता है। एक जमीन या एसेट खरीदो, उसकी फ्यूचर की कमाई बैंक को दिखाओ, उस एसेट को गिरवी रखकर नया लोन उठाओ और उस लोन से एक और नई कंपनी खरीद लो, फिर उसी नई कंपनी को दिखाकर तीसरा लोन उठाओ। 2014 के बाद अडानी का एक्सपेंशन ऑर्गेनिक नहीं था, एक रूथलेस टेकओवर थी। उन्हें समझ आ गया था कि जीरो से नई कंपनी बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए जो मार्केट में पहले से बना हुआ है उसे डायरेक्ट टेक ओवर कर लो। उनके सामने जो आया उन्होंने उसे खरीद लिया। एयरपोर्ट, एक ऐसी कंपनी जिसे एयरपोर्ट चलाने का जीरो एक्सपीरियंस था, उसने एक झटके में देश के 7 बड़े एयरपोर्ट उठा लिए और इंडिया के 25% पैसेंजर ट्रैफिक की गेटकीपर बन गई। सीमेंट, 2022 में $10.5 बिलियन देकर होल्किम ग्रुप के इंडियन एसेट यानी कि अंबुजा और एसीसी सीमेंट को खरीद लिया और रातों रात देश के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गए। लेकिन सबसे चिलिंग टेक ओवर था एनडीटीवी का। एक कोल और पोर्ट बनाने वाली हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अचानक न्यूजीलैंड की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि जब आपका एम्पायर इतना बड़ा हो जाए कि देश की इकोनॉमी आपके बिना चल ना सके, तो आपको लोगों का परसेप्शन कंट्रोल करना पड़ता है। एनडीटीवी का हॉस्टाइल टेक ओवर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये नैरेटिव पर एब्सोल्यूट कंट्रोल करने का ब्रूटल डिस्प्ले था। पैसा, पावर, मोनोपोली, सब कुछ परफेक्ट था। एक टाइम था जो गौतम अडानी दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे। लेकिन इस एक्सट्रीम लेवरेज मॉडल का एक कमजोरी होती है, ये पूरा एम्पायर कैश पर नहीं बल्कि शेयर की बढ़ती हुई कीमत और बैंक के 1000 करोड़ के कर्ज पर खड़ा था। जब आप इतनी स्पीड से हवा में उड़ते हो तब अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपसे एक भी गलती हो। एक सिंगल छोटी सी पनौती और कर्ज का ये पूरा पहाड़ गिर सकता है। बट इतने बड़े रिस्क के बावजूद एम्पायर फियरलेस था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास एक ऐसी सील है जिसे देश के अंदर कोई भेद नहीं सकता, और उस सील का नाम था पॉलिटिकल पावर। 2014 में मोदी जी ने देश से एक प्रॉमिस किया था, अच्छे दिन आएंगे। देश के अच्छे दिन आए या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस देश में एक इंसान के इतने अच्छे दिन आएंगे ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये अच्छे दिन शुरू होते उस मिस्ट्री से जिसका नाम है जमीन का खेल। जब भी अडानी किसी नए सेक्टर में एंटर करता है, वहाँ का माहौल अचानक से उनके फेवर में कैसे शिफ्ट हो जाता है। मुंद्रा एसीजेड प्रोजेक्ट यानी मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अडानी को जमीन मिली, सिर्फ 1 से 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पर।
आपको लग रहा होगा सर जमीन इतनी सस्ती होती है, तो बाकी कंपनी का भी हाल सुनिए। गुजरात में टाटा मोटर्स को जमीन मिली 900 पर स्क्वायर मीटर में, फोर्ड इंडिया को मिली 1100 रुपए में, मारुति सुजुकी को मिली 670 में, पर अडानी को 132 रुपये में। कच्छ के फार्मर्स ने 13 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी, ये क्लेम करते हुए कि 2005 से 2007 के बीच 5465 हेक्टेयर गौचर यानी कि ग्रेजिंग जमीन अडानी को सिर्फ 2.5 से 25 रुपए पर स्क्वायर मीटर में दे दी गई, जबकि मार्केट में रेट 1000 से 1500 रुपए था। पर इस एम्पायर का डिफेंस भी रेडी था। अडानी ने क्लियर किया कि वो जमीन बंजर थी, यानी कि वहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, और उन्होंने पहली जमीन 1993 में खरीदी थी, यानी नरेंद्र मोदी के सीएम बनने से 8 साल पहले। आखिर में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट दिया और लीगली किसान हार गए, अडानी जीत गया। जब देश का हर सिस्टम आपके आगे झुक जाए तब आपको लगता है कि आप अनटचेबल है, और तभी एंट्री होती है ग्लोबल प्लेयर की। 24 जनवरी 2023 हिडनबर्ग रिसर्च एक 106 पेज का बॉम्ब गिराता है। आरोप लगता है कि डेकेड तक स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर सेल कंपनीज का यूज करके शेयर प्राइस को हवा में उड़ाया गया। मार्केट में एक ऐसा अर्थक्वेक आता है जो इंडिया ने आज तक कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते अडानी ग्रुप का कंबाइंड मार्केट कैप 23 ट्रिलियन रुपीज से टूटकर लगभग 6.82 ट्रिलियन रुपये रह जाता है। 150 बिलियन डॉलर्स राख हो गए। 1 फरवरी 2023 को उन्होंने अपना 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ शर्मनाक तरीके से कैंसिल करना पड़ता है। पूरा ग्लोबल मीडिया चिल्लाने लगा तो अडानी एम्पायर इज ओवर। लेकिन याद है मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा था, जो आदमी डेट को अपना हथियार बनाना जानता हो वो आसानी से नहीं गिरता। लेकिन सितंबर 2025 में इंडिया के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन कोरेलिगेशन पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। उन्हें मैनिपुलेशन का कोई एविडेंस नहीं मिला, और जिस हिडनबर्ग ने पूरा तूफान खड़ा किया था वो जनवरी 2025 में परमानेंटली शटडाउन हो गया। इंडिया के सिस्टम ने उन्हें जिता दिया, पर ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक आखिरी चेकमेट अभी बाकी है। नवंबर 2024 में यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम और उनके भाई सागर अडानी पर लगभग 265 मिलियन डॉलर्स के ब्राइबरी स्कीम का केस फाइल किया, जो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा था। मिड 2026 में यूएस डीओजी ने इस केस को ड्रॉप करने का मूव तो किया, पर जज ने इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। ये केस अभी भी जिंदा है, एक इनविजिबल तलवार इस एम्पायर के ऊपर लटक रही है। दुनिया के सबसे बड़े शॉर्ट सेलर ने उन्हें मिटाने की कोशिश की, वो हार गया। ऑपोजिशन घेरने की कोशिश करती है, वो लीगली जीत जाते हैं। इंडिया के बिजनेसमैन आज पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे मन में एक सवाल है, जब एक आदमी का एम्पायर देश की इकोनॉमी का पिलर बन जाए, तो अगर कल को यह कर्ज का पहाड़ किसी भी शाइक से गिरता है, तो क्या सिर्फ एक बिजनेसमैन डूबेगा या अपने साथ पूरे देश को ले डूबेगा? आपको क्या लगता है गौतम अडानी के ऊपर? आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टे साफ, स्टे अवेयर।